तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आरोपों से घिरी सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को अब संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी के सामने पेश होना पड़ सकता है। हालांकि कमेटी ने सिर्फ सेबी ही नहीं बल्कि सभी रेगुलेटर के कामकाज की समीक्षा करने का फैसला लिया है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, क्या है पूरी खबर, बताएं। दरअसल संसद की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी है, उसने यह फैसला लिया है कि संसद के एक्ट के तहत जो भी रेगुलेटर स्थापित किए गए हैं उन सभी रेगुलेटर के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। चूंकि इसके दायरे में सेबी भी आ जाता है तो जाहिर तौर पे सेबी के भी कामकाज की समीक्षा की जाएगी। लेकिन सेबी पर ज्यादा फोकस इस वजह से हो गया क्योंकि पिछले कई दिनों से सेबी चेयरपर्सन पे तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आरोप लगाने वालों में कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब इस पीएसी के जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके चेयरमैन पर्सन जो है वो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है केसी वेणुगोपाल। इसलिए माना जा रहा है कि पीएसी में सेबी चेयरपर्सन को बुलाया जाएगा और उन पर ज्यादा फोकस रहेगा, उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी। जो आरोप लगाए गए हैं शायद उससे जुड़े हुए भी सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन पीएसी की बैठक में कब बुलाया जाएगा यह तय नहीं है। हालांकि माना यह जा रहा है कि शायद इसी महीने पीएसी की बैठक में बुलाया जाए। इस महीने पीएसी की 2-3 बैठकें होनी है। एक बैठक तो 10 सितंबर को होनी है। उस बैठक का जो एजेंडा है उसमें सेबी को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद की जो बैठकें हों उसमें सेबी चेयरपर्सन को बुलाया जाए और उनसे अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाए। एक बात यहां साफ कर दूं कि इसमें सिर्फ सेबी नहीं, दूसरे जो रेगुलेटर हैं जैसे टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई हो गया, ऐसे दूसरे रेगुलेटर जो संसद से पारित एक्ट के तहत बनाए गए हैं उनके अधिकारियों को ही बुलाया जाएगा। और एक बात और कि ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो कोई फैसला नहीं सुनाती है, कोई एक्शन नहीं लेती है। दरअसल ये अपनी एक रिपोर्ट देती है जिस रिपोर्ट पर सरकार को अपना एक्शन लेना होता है। लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी में बुलाया जाना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। दरअसल पूरा मामला तब सामने आया जब पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अपने साल भर का एजेंडा जारी किया और उस एजेंडा में जो आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन इस बार पीएसी ने 6 आइटम ऐसे रखे जो सुओ मोटो रखे, यानी खुद से उसने सोचा कि इस पर हमें समीक्षा करनी चाहिए। उसमें से एक आइटम जो है वो है संसद के द्वारा पारित एक्ट के तहत स्थापित रेगुलेटर हैं उनके कामकाज की समीक्षा किया जाना। चूंकि इसके दायरे में सेबी भी आ जाती है इसलिए सेबी को प्रमुखता से देखा जा रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। सेबी के अगस्त 2023 में आए एफपीआई डिस्क्लोजर नियम पालन करने का आज आखिरी दिन है। माना जा रहा है कि नियमों के चलते ही बाजार में आज गिरावट है। क्या है पूरी खबर और क्या है नियम, बताने के लिए हमारे साथ है सीएनबीसी टीवी 18 के वरिष्ठ सहयोगी निमेश शाह। तो निमेश जी, बताएं क्या जानकारी है आपके पास। एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको समझाऊंगा कि आज क्या हुआ और आज इसका रेलेवेंस क्या है। थोड़ा अगर आप बैक हिस्ट्री में जाओ तो अगर देखोगे तो अगस्त 23 में सेबी ने एक सर्कुलर पास किया था ऑन एफपीआईज, और उस सर्कुलर में बोला गया था कि अगर एफपीआई एक सिंगल स्टॉक में 50% से ज़्यादा अगर ओन करता है, या तो एक सिंगल ग्रुप में 50% से ज़्यादा ओन करता है, या उनका AUM जो होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है, अगर वो 25,000 करोड़ से अगर ज़्यादा है, अगर ये 3 उनके अगर क्राइटेरियाज है, तो उनको बोला गया था कि आपको जो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आपके जो एंड यूजर्स है, ईच एंड एवरी एंड यूजर की डिटेल आपको रेगुलेटर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको सिंपल टर्म्स में समझाओ तो बहुत पहले पी-नोट का बहुत मिसयूज हुआ करता था, हमको पता नहीं चलता था कि उसका एंड यूजर क्या है। सिमिलरली एफपीआई में भी अगर एक एफपीआई देखोगे तो उसमें 100, 500, 1000 इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो सेबी का रेगुलेशन ये था कि हमको लास्ट एंड कस्टमर जो होता है आपका या इन्वेस्टर जो होता है उसकी भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप इन कैटेगरी में हो, अगर 50% ज़्यादा अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में ओन करते हो, या एक ग्रुप में आप 50% से ज़्यादा अगर आपका एक्सपोजर है, या आपका अगर AUM साइज 25,000 करोड़ से ज़्यादा है, तो अब ये जो सर्कुलर पास ऑन हुआ था आज उसका टेक्निकली लास्ट डे है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अगर आपने जो कंप्लाइंसेस सेबी ने डाले थे, अगर आपने वो कंप्लाइन कर दिए तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज आपको आज उसको नलीफाई या तो आपको बेचना पड़ेगा या तो आपको नलीफाई करना पड़ेगा। इसमें भी आपको एक ऐड करता हूँ कि इसमें और 6 महीने का प्रोविज़न है कि कोई एफपीआई अगर नहीं बेचना चाहता है तो वो और 6 महीने के बाद अनदर 6 महीने में बेच सकता है। लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको 5% की पेनल्टी लगेगी ऑन द सेल वैल्यू। अगेन मैं एक बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ कि ये एक रीज़न हो सकता है आज के फॉल का,
लेकिन हमको ये रीज़न नहीं है पैनिक करने के लिए। शुक्रिया निमेश जी, विस्तार से ये पूरी खबर दर्शकों को बताने के लिए। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 1000 से ज्यादा और निफ्टी करीब 300 अंक तक लुढ़क गया। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। तो मार्केट का पूरा हाल समझते हैं अब सीधा यतिन मोता से। तो यतिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार की हाईलाइट्स क्या रही? कि बाजार की बात करें तो आज एक बहुत ही नरम शुरुआत रही और एंड ऑफ द डे लगभग 250 पॉइंट के नुकसान के साथ हमने निफ्टी पे कारोबार ख़त्म किया। 25,000 के नीचे आपको निफ्टी का लेवल जाता हुआ नज़र पड़ा। तो पहली बार हमने बहुत दिनों के बाद एक 25,000 के नीचे का लेवल देखा। और कहीं ना कहीं अगर हम सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्स जो हैं वो लाल निशान के साथ ही बंद हुए। खास करके PSU बैंक, फार्मा, IT, ऑयल एंड गैस शेयरों में आपको बिकवाली हावी दिखी। और अगर हम स्पेसिफिकली PSU डिफेंस स्टॉक्स की बात करें या बहुत सारे फार्मा शेयरों की बात करें तो वहां भी मुनाफा वसूली हावी थी। यदि आपसे ये भी जानना चाहेंगे आज किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही? देखिए, अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो बहुत चुनिंदा निफ्टी गेनर्स थे और उनमें सबसे पहले आपको बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स दिखेंगे क्योंकि कंपनी की सब्सिडरी का IPO आ रहा है तो स्टॉक में लगभग 1% का एक्शन था। इसके अलावा एशियन पेंट, JSW स्टील और दिवीज लैब जैसे काउंटर्स में खरीदारी का माहौल आपको दिखा। लूजिंग साइड पे बहुत सारे सरकारी स्टॉक्स आपको दिखेंगे, NTPC, BPCL 2 से 3% की गिरावट। इसके अलावा ICICI बैंक और SBI जैसे काउंटर्स में भी बैंकिंग सेक्टर में से 2 से 2.25% की गिरावट दर्ज हुई। अगर हम बात करें मिड कैप में गेनिंग स्टॉक्स की तो गॉडफ्रे फिलिप्स, SBI कार्ड, टाटा टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर में खरीदारी का माहौल रहा। खास करके SBI कार्ड्स FNO का टॉप गेनर आपको बनता हुआ नजर पड़ा। और लूजिंग साइड में अगर हम बात करें तो इजी ट्रिप जो येस्टरडे चढ़ा था, यहाँ प्रॉफिट टेकिंग हुई 6% नीचे। मिंडा कॉर्पोरेशन, चेन्नई पेट्रो और इंडियन बैंक जैसे काउंटर्स में 5 से 6% की गिरावट दर्ज हुई। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह, जिनके पास टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज्यादा का अनुभव है, उनके मुताबिक स्टॉक के बड़े ट्रेंड पकड़ने के लिए वो जाने जाते हैं। तो उनसे हम समझते हैं कि आज कहां बड़े मूव्स के संकेत मिल रहे हैं। 3-4 महीनों में ऐसा कई बार हुआ है कि मार्केट 500-700 पॉइंट निफ्टी गिरा है या 3-4-5% निफ्टी गिरा है। उससे डराया, सबको लगा कि चलो अब ब्रेकडाउन आ रही है, अब एक बड़ा करेक्शन आ रहा है, बट बाजार नीचे में संभल जाता है। आई थिंक दिस लुक समथिंग लाइक दैट। वैसे भी आप पिछले 10 दिन का अगर एक्शन देखें तो मार्केट काफी एग्जॉस्टेड लग रहा था क्योंकि वो ऊपर की तरफ जब जा रहा था तो सेलिंग प्रेशर आ रही थी, नीचे की तरफ में थोड़ा बहुत डिमांड था और आज पिछले आधा घंटा में काफी वीकनेस हमने देखा। ब्रेथ काफी खराब है, बट आई थिंक ये एक टेम्पररी है क्योंकि मार्केट एक ब्रॉड एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। मार्केट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना है, आपको क्वालिटी को एकदम छोड़ना नहीं है। आई थिंक यू हैव टू बी इन टॉप क्वालिटी स्टॉक्स। और वैसे भी हमारा फेवरेट्स इस मार्केट में अभी IT, फार्मा, FMCG, मेटल्स और केमिकल्स है और मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में ही काम करनी चाहिए। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पर GST पर अंतिम फैसला अगले हफ्ते हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में इसके अलावा डिजिटल लेन देन पर GST लगाने का भी फैसला होने की संभावना है। पूरी खबर जानने के लिए जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं GST काउंसिल की इस बैठक का मेन एजेंडा क्या है और कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस खरीदना जल्द ही सस्ता हो सकता है क्योंकि अगले हफ्ते सोमवार को जो GST काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST दरों में कटौती पर फैसला हो सकता है। दरअसल जो सबसे ज्यादा संभावना है उसकी इस बात की है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम सालाना 50,000 रुपए तक जमा करते हैं उसकी दरों को 18% से घटाकर 5% की जाए। हालांकि फिटमेंट कमेटी की तरफ से कई तरह के प्रस्ताव भेजे गए हैं जिस पर GST काउंसिल मंथन करेगा। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है उस पर यह फैसला हो सकता है कि जो प्योर जो टर्म इंश्योरेंस है उसको ही राहत दी जाए। इसके अलावा भी और कई सारे एजेंडे हैं जिसमें महत्वपूर्ण है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनकी सर्विसेज पर जो GST लगती हैं उससे किस तरह से राहत दी जाए या उस पर जो GST है वो लगता रहेगा, क्योंकि पाइन लैब और रोजर पे जैसे कई सारी कंपनियां हैं जो कि सर्विसेज देती हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन पे, और जो अभी नियम है वो उसके मुताबिक 2000 से जो नीचे के लेन देन है
उस पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस पर जीएसटी काउंसिल क्लैरिफिकेशन देगा और हो सकता है कि इस पर जो पेमेंट एग्रीगेटर्स कंपनियां हैं उन पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला हो जाए। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा मुद्दा है वो है जो इन्फोसिस समेत कई सारी कंपनियां हैं जिनमें खासतौर से दिक्कतें हैं, ब्रांच और हेड ऑफिस की दिक्कतें हैं, जहां पे सर्विसेज लेते हैं वहां पर जो डीजीजीआई की तरफ से जो टैक्स नोटिसेस गई हैं वहां पर कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है और साथ ही साथ जो फॉरेन एयरलाइंस उनको भी राहत मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कई सारे एजेंडे हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक पर जिस पर सोमवार के दिन फैसला हो सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस के सियासी अखाड़े में उतर गए हैं। दोनों ही कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कुछ देर पहले ही दोनों ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो विनेश ने कहा है कि लड़कियों और खिलाड़ियों की लड़ाई वो लड़ती रहेंगी। आपको बता दें हाल ही में राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी इन दोनों ने और आज औपचारिक यहाँ पर जो ऐलान है वो हो गया है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अब कांग्रेस के हाथ के साथ मिल गए हैं। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी। कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 40 नामों को शामिल किया गया है। स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहला नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे का और जबकि दूसरा नाम है सोनिया गांधी का। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल समेत कई दिग्गजों के नाम इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधानसभा की कुल 90 सीटों के लिए हुए सीट बंटवारे के तहत 51 और 32 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा माकपा और जेकेएनपीपी को एक-एक सीट आवंटित की गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होना है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा, जबकि तीसरे चरण के लिए वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को लेकर विवाद और चर्चा का बाजार गर्म है। क्या है इस कंट्रोवर्सी की वजह? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल संचय केवल एक नीति नहीं, ये एक प्रयास है और एक पुण्य भी है। जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि भारत में लोग हर महीने जितना खर्च करते हैं उसका आधे से भी कम खाने पर खर्च करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल की रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट में और क्या कुछ खास है, जानने के लिए चलते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, ओवरऑल हाईलाइट्स क्या हैं? दरअसल इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह निकलकर सामने आई है कि भारतीय परिवार आमतौर पर जो खर्च करते हैं हर महीने, उस खर्च में आधे से भी कम हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं, यानी 50% से भी कम हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं। और ये चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि लोग खाने पर अब कम खर्च करने लगे हैं। महीने भर का जितना बजट होता है उसमें से खाने पर बजट जो होता है वो 50% से भी कम है। और इसके पीछे एक वजह ये बताई जा रही है कि ये जो खाने पर खर्च कम हुआ है वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हुआ है, यानी ग्रामीण इलाकों के परिवारों में कटौती ज्यादा देखने को मिली है। गरीब परिवारों में खाने पर होने वाला खर्च बड़े पैमाने पर कम हुआ है। और इसके पीछे एक दलील ये बताई जा रही है कि जो मुफ्त अनाज योजना दिया जाता है के तहत अनाज दिए जाते हैं गरीब परिवारों को, तो चूंकि मुफ्त में अनाज मिल जाता है तो जाहिर तौर पे अनाज पे खर्च नहीं करते हैं या फिर बहुत कम करते हैं, दूसरी चीजों पे ज्यादा खर्च करते हैं। एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है। दूसरी बात यह है कि खाने का जो पैटर्न है उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आमतौर पर यह देखा जाता था कि जो गरीब परिवार है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, वो अनाज पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अनाज पर फोकस अब उतना नहीं रहा। अब गरीब परिवार भी ज्यादा जो खर्च कर रहे हैं वो पौष्टिक आहारों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जैसे दूध, दही, अंडे, मीट, मछली, इन सब चीजों पे गरीब परिवार भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और इसको एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। और ये जो बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं, ये बदलाव खासतौर से पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला, उड़ीसा में देखने को मिला, बिहार में देखने को मिला। हालांकि राजस्थान जैसे राज्यों में ये कम देखने को मिला है ये बदलाव। एक जो चिंता की बात इस रिपोर्ट में बताई गई है कि जो आयरन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए खाने में, वो अभी भी उससे दूर है खाने का जो पैटर्न है, यानी लोग आयरन की मात्रा अभी भी पर्याप्त तरीके से नहीं ले रहे हैं अपने खाने में, जो एक चिंता की बात है। उसको बढ़ाने की वकालत यहाँ पर रिपोर्ट में की गई है। लेकिन इस रिपोर्ट से एक जो कह सकते हैं भविष्य के लिए एक संकेत ये है कि जो आमतौर पे हम लोग महंगाई दर को आंकते हैं, रिजर्व बैंक महंगाई दर को आंकता है और फूड इन्फ्लेशन को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, तो सवाल उठता है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या फूड इन्फ्लेशन की हिस्सेदारी इस चिंता में कम होगी क्या? खैर ये बहस का विषय होगा, लेकिन तत्काल ये है कि अब लोग खाने पर कम खर्च करने लगे हैं, कुल खर्च का आधे से भी कम खाने पर खर्च करते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी ये पूरी जानकारी दर्शकों को बताने के लिए। तो कल गणेश चतुर्थी है। पूरे देश में लाखों परिवार कल अपने घर में बप्पा को लाएंगे। अहमदाबाद से हर साल हजारों मूर्तियां गुजरात समेत आसपास के राज्यों में भेजी जाती है। तो इस बार बप्पा की मूर्तियों की सजावट में क्या है खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। गणेश जी की मूर्ति का बाजार सज चुका है और अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो आधे फीट से लेकर 9 फीट की प्रतिमाएं यहाँ बन रही है और वो भी इको फ्रेंडली के साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी बन रही है। अलग अलग रूप में आप गणपति देख सकते हैं। यहाँ मूर्तिकार है, आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसा माहौल है इस बार? इस बार बारिश की वजह से थोड़ा जो ग्राहकी है वो आ नहीं रही और हमारा जो बारिश की वजह से काम थोड़ा धीमा हो गया। और यहाँ पे जो पीओपी और माटी की मूर्तियाँ हैं, हम गणेश जी से हमें ये उम्मीद है कि दोनों मूर्तियाँ बिक जाएगी। तो जैसे मूर्तिकार को उम्मीद है वैसे भी हम मनोकामना करेंगे कि जिस श्रद्धा से लोग अनुष्ठान करेंगे उनकी मनोकामना गणपति बाप्पा ऐसे ही पूरी कर देंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।